नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ग्राफ अपने पास आप बनाए यहाँ पे एक इस तरह का ग्राफ है जिसमें वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट मेंशन करते हैं और एक्स एक्सिस पे आप उनकी एनर्जी को लेबल करते हो। ठीक है। इस ग्राफ की शेप जो है ना बेल लाइक शेप होती है। तो हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह की शेप का है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप मार्क कर लें कि अगर मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है ना तो ये मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है जो मैं इधर मार्क कर रहा हूँ। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब रिएक्टेंट्स में ना डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है एनर्जी की। कैसे? इसमें कुछ पोर्शन है जो आपने लेबल करनी है। डॉटेड लाइन से बनाऊंगा। एक तो ये पोर्शन ऑफ एरिया अंडर ग्राफ देखना। अच्छा, ये जो ग्राफ है कर्व वाला इसके एरिया अंडर ग्राफ देखेंगे। वो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहे हैं। इसी तरह एक पोर्शन आपके पास ये वाला पोर्शन है और एक पोर्शन इससे आगे वाला पोर्शन है। ठीक है। अब जरा इधर देखना, मैं हाईलाइट डिफरेंट कलर से करूंगा। ये जो इधर आ रहे हैं ये कौन से रिएक्टेंट्स हैं? एक्स एक्सिस पे देखो इनकी एनर्जी कैसी है। एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा। और नहीं नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी तो राइट साइड पे एनर्जी जाते हुए बढ़ी है ना। जिनको मैंने रेड से अभी स्केच किया है वो कौन से हैं? ये ऐसे मॉलिक्यूल वेरी लो एनर्जी है। इनकी बहुत कम एनर्जी है। ठीक है। फिर हमारे पास ये जो बीच में आ रहे हैं, जो बीच वाला पोर्शन मैंने डिफाइन किया है, ये ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जिनके पास मॉडरेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। ये वाले। ठीक है। तो ये ऐसे हैं जिनके पास, ये ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास मॉडरेट एनर्जी थी। मॉडरेट एनर्जी। इसको इस तरह लिख लो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विद मॉडरेट एनर्जी। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो एनर्जी। ठीक है। अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स भी हैं जिनके पास एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है। ये जो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं इधर, इनके पास इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, और इससे आगे जितने हैं ये सारे एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी में आते हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है एनर्जी की इन रिएक्टेंट्स। या किसी भी सैंपल ऑफ रिएक्टेंट को उठाएंगे तो उसमें थोड़े से ऐसे रिएक्टेंट्स मिलेंगे जो बहुत लो एनर्जी पे हैं। मेजॉरिटी ऐसी मिलेगी जो मॉडरेट एनर्जी पे हैं। ठीक है। और फिर कुछ ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे जो ऑलरेडी इक्वल टू या एक्टिवेशन एनर्जी से बड़ी एनर्जी कैरी करते हैं। ठीक है। इनको हाई एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं हम। जी, क्लियर है इतनी बात?
हाँ जी। तो इनमें सेक्शंस ऑफ द ग्राफ को मैं लेबल करता हूँ। ये ए सेक्शन है, ये बी सेक्शन है, ये सी सेक्शन है। मैं इधर एक बात सुनना, वैसे मुझे बताओ इसमें कौन से सेक्शन वाले ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे? सी वाले सिर्फ। सी वाले सिर्फ, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी या उससे ग्रेटर एनर्जी है तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है। ए तो नहीं कन्वर्ट होगा, ए वाले जो पार्टिकल्स नहीं, हैं। बी वाले भी नहीं होंगे। ऐसे ही नहीं है बी ना, बी के वाला पास होगा। मॉडरेट एनर्जी है, लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी है उनके पास। ठीक है। हाँ जी। अब क्या हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि जो बी वाले मॉडरेट एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, इनमें से अगर हम इनके साथ कोई एक फैक्टर छेड़ के इनको थोड़ी हायर एनर्जी पे ले जाएं? कैटलिस्ट डाल के। कैटलिस्ट डालेंगे तो वो बी के पार्टिकल्स आगे नहीं जाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी मूव हो जाएगी यहाँ से, वो थोड़ी लोअर ये एनर्जी ऐसे पे आ ही। जाएगी। क्या कर सकते हैं कि आपके ये जो बी के मॉडरेट एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, इनके पास थोड़ी ज़्यादा एनर्जी आ जाए, ताकि जो बिल्कुल इसके करीब करीब आ रहे हैं थोड़े इधर शिफ्ट हो जाए राइट साइड पे। टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, अफेक्ट्स टेम्परेचर, अफेक्ट्स दिस कर्व। ठीक है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बी में से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो उठ के किस सेक्शन में चल जाएंगे? टीम। सी के सेक्शन में। तो जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े बढ़ जाएंगे, ऐसे ही है। और जो मॉडरेट एनर्जी वाले वो थोड़े से कम हो जाएंगे, क्योंकि अब उसमें से कुछ पोर्शन हाई एनर्जी में शिफ्ट हो गए। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह ए में से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बी में शिफ्ट हो जाएंगे, कि वो वेरी लो एनर्जी पे थे लेकिन एनर्जी जब टेम्परेचर से उनको मिली, जब उनकी एनर्जी बढ़ गई तो वो मॉडरेट वाले सेक्शन में एंटर हो गए कुछ पार्टिकल्स। समझ आ रही है बात? हाँ जी। तो अब हमने बेसिकली क्या देखना है? हमने ये देखना है कि यार इसको क्या चीज़ अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले ना एक नोट लिखेंगे अपने पास। टेम्परेचर अफेक्ट्स द शेप ऑफ बोल्ट्जमैन कर्व। टेम्परेचर अफेक्ट्स द शेप ऑफ बोल्ट्जमैन कर्व। ठीक है। टेम्परेचर अफेक्ट्स द शेप ऑफ बोल्ट्जमैन कर्व बट ठीक। नॉट द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कुछ नहीं करना, वो उधर की उधर ही रहेगी। सिर्फ कर्व की शेप इस तरह चेंज होगी कि अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपको एरिया अंडर ग्राफ में नजर आ रहे होंगे कि वो सी वाले सेक्शन में लाई करते हैं। ठीक है। इधर एक और नोट भी लिख लो इसी ग्राफ के साथ, कि एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब आपने देखना है टेम्परेचर का अफेक्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोल्ट्जमैन कर्व, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोल्ट्जमैन कर्व। ठीक है। तो मैं अपने पास पहले एक बोल्ट्जमैन कर्व बनाता हूँ, और फिर इसमें हम लेबल करके पहले हाई टेम्परेचर पे देखेंगे और फिर लो टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल ये मेरी बोल्ट्जमैन कर्व थी इनिशियली, दिस वाज द रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हमने एनर्जी लेवल की हुई थी। अब मैं रेड से बनाने लगूँ कि एट हाई टेम्परेचर क्या होगा। ऊपर से ना डिसाइड करके फिर नीचे आएंगे। वैसे आपने एक चीज दिमाग में रखनी है कि ये जो कर्व है ना, ये एक थ्रेड की तरह है। ठीक है, एक धागा है ये पूरा, एक लंबा सारा,
धागा है जिसको अभी इनिशियली आपने इस तरह अरेंज किया हुआ है। जब आप इसको किसी एक साइड से पकड़ के खींचेंगे ना, ठीक है, किसी भी एक साइड से पकड़ के इधर से खींचेंगे इधर से खींचेंगे, तो पूरी शेप डिस्टर्ब होगी। ठीक है, सिर्फ एक साइड से कोई, ये कोई स्प्रिंग नहीं है जो एक्सटेंड हो जाएगा। ये आपके पास एक धागा है जिसकी एक सर्टेन लेंथ है, इसको आप किसी भी जगह से पकड़ के खींचेंगे अगर, तो वो पूरा ग्राफ की शेप क्या होगी, डिस्टर्ब होगी उससे। ठीक है, तो ये टेम्परेचर बेसिकली ये काम करेगा। अब आओ जरा इधर, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो आपने ज़रा मुझे बताना है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो मॉडरेट एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं, इनमें से कुछ पार्टिकल्स किधर एंटर हो जाएंगे, सी में। सी में। यानी सी में अब ज़्यादा एरिया अंडर ग्राफ होना चाहिए, हाँ जी। ज़्यादा पार्टिकल्स आ गए। और बी में थोड़ा कम होना चाहिए एरिया अंडर ग्राफ, हाँ जी। ऐसे ही है। तो एक बात तो ये होगी कि अब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है, बी से कुछ मॉलिक्यूल्स इधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो बी का ग्राफ क्या करेगा, बी का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ बी वाले पोर्शन का क्या हो जाएगा, कम। इसी तरह हाँ जी। ए वाला पोर्शन भी थोड़ा सा और कम हो जाएगा, क्योंकि ए में से कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बी वाले सेक्शन में मूव कर जाएंगे। जी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जब आप टेम्परेचर हाई करते हैं तो वेरी लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं, हाँ जी। मॉडरेट एनर्जी वाले भी कम हो जाते हैं, यस। लेकिन हाई एनर्जी वाले क्या हो जाते हैं, ज्यादा। ज़्यादा हो जाते हैं। तो ग्राफ की शेप आपने याद रखनी है कि जब शिफ्ट आएगा एट हायर टेम्परेचर, तो वो आपके पास डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेगा ग्राफ। तो ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरह होगी एट हाई टेम्परेचर। ये वो पोर्शन है जो बी में से खाया गया, ऊपर वाले सारे। और सी में आपके पास इस तरह का हमारे पास ग्राफ की शिफ्ट नजर आएगी, ग्राफ ने डाउन एंड फॉरवर्ड मूव किए। ठीक है। अब जरा देखो कंपेयर टू प्रीवियस लो एनर्जी वाले, जो अभी देखो ना प्रीवियस वाले में मैं जरा डॉटेड लाइन बनाता हूँ, लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, थोड़े से कम हो गए ना। कम। अच्छा, हाँ जी। मॉडरेट एनर्जी वाले पार्टिकल्स देखो, रेड वाले ग्राफ के एरिया अंडर ग्राफ क्या है, और ब्लैक वाले के एरिया अंडर ग्राफ देखो, हाँ जी, कम और होगा रेड वाले भी। में देखो, इस पोर्शन में अब मॉडरेट एनर्जी वाले पार्टिकल्स भी कम हो गए। और ये देखो जरा इधर, पहले इनिशियली इतने पार्टिकल्स थे जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब कितने पार्टिकल्स हैं, अब ज्यादा रेड है। वाले का एरिया अंडर ग्राफ देखो, हाँ जी। तो ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो हमने यही उसको समझाना है कि एट हाई टेम्परेचर, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी मैंने छेड़ी है पूरी, नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी जिधर थी उधर की उधर ही है, टेम्परेचर उसको अफेक्ट नहीं करेगा। टेम्परेचर ने ठीक। मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज को अफेक्ट करना है। ठीक है, तो ठीक क्या है। हो गया, अब हमारे पास जो मॉडरेट एनर्जी वाले थे, मॉडरेट एनर्जी वाले वो डिक्रीज हो गए, हाई एनर्जी वाले जो थे वो इंक्रीज हो गए, और जो वेरी लो एनर्जी वाले थे वो भी क्या हो गए, ठीक। डिक्रीज हो गए। ठीक है, क्योंकि अब रेड वाले ग्राफ का आप वेरिएंट ग्राफ देखो ना कि एट, अगर एट ये दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, और ये है जी एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों दो ग्राफ्स हैं हमारे पास, दोनों का एरिया अंडर ग्राफ डिफरेंट है। एट 25 डिग्री सेल्सियस बहुत बड़ा एरिया अंडर ग्राफ था मॉडरेट एनर्जी के लिए, ये सारे पार्टिकल्स थे वहां पे। लेकिन जब हाँ। हम एट 100 डिग्री सेल्सियस आए तो अभी देखो ना एरिया अंडर ग्राफ मॉडरेट एनर्जी वाला क्या हो गया, कम। हाँ जी। इसी तरह जब एरिया अंडर ग्राफ देखते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इतने पार्टिकल्स थे जिनका एनर्जी वॉज ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। अब ज्यादा होगा। वाले का एरिया अंडर ग्राफ देखो, हाँ जी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह बिफोर टेम्परेचर इंक्रीज ये सारे पार्टिकल्स थे जिनकी लो एनर्जी थी, अब कौन से हैं सिर्फ, अब हमारे पास सिर्फ ये पार्टिकल्स हैं जिनकी लो एनर्जी। क्लियर है ये? हाँ जी। तो एनर्जी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ग्राफ ग्राफ डाउन आएगा और फॉरवर्ड मूव करेगा। ये ऐसे ही जैसे मैंने इस थ्रेड को यहाँ से पकड़ के जब आगे खींचा, तो ये ऊपर वाला पोर्शन नीचे आया और सामने वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, अगला,
लो टेम्परेचर्स पे क्या होना चाहिए, ऑपोजिट काम होगा। लो टेम्परेचर पे बनाते हैं अब जरा ग्राफ। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी उधर ही रखी हुई है पहले से। ग्राफ की शेप बनाते हैं जी। हमारे पास इस तरह का ग्राफ था इनिशियली, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी थी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको लंबा कर रहा हूँ। और एक्टिवेशन एनर्जी मैं यहाँ से हटा के आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अगेन ये ग्राफ है एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसके पोर्शन में डिवाइड कर दो उसको। इसके पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो ये वेरी लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड पे, मॉडरेट एनर्जी वाले आगे, और फिर एनर्जी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। सही। अब जब हम जाते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से इससे भी लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे ग्राफ को क्या होना चाहिए, तो हम जाके पहले जरा इनिशियल ग्राफ चेक करते हैं। जब मैं टेम्परेचर लो करूंगा तो जो एनर्जी आपके पास मॉलिक्यूल्स के पास पहले थी वो उससे भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे। कम हो जाएगी। तो मुझे बताओ ये जो हाई एनर्जी वाले थे ये कुछ शिफ्ट हो जाएंगे पीछे मॉडरेट एनर्जी में। हाँ जी। तो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स और क्या हो गए, कम। यस। बी से भी सही। कुछ मॉलिक्यूल्स शिफ्ट हो जाएंगे वेरी लो एनर्जी पे। हाँ जी। ऐसे ही है। तो लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा, मॉडरेट एनर्जी वाले कम, और हाई एनर्जी वाले भी कम। ग्राफ ने किधर शिफ्ट खाना है, बैकवर्ड्स एंड बैक की तरफ। अपवर्ड्स। ठीक है। बैक एंड अप जाएगा ग्राफ। अब इसको ऐसे इमेजिन करो जैसे मैं यहां से पकड़ के इसको खींच रहा हूं। ठीक है, इस थ्रेड को यहां से पकड़ के खींचूंगा। तो अब हमारे पास एट लो टेम्परेचर्स क्या होना चाहिए, ग्राफ आपके पास नीचे आएगा इधर से और ऊपर जाएगा। ये शेप बनाओ ग्राफ। 2 मिनट यार, मुझे कलर डिफरेंट यूज करना है। एट लो टेम्परेचर मैं ब्लू से बना रहा हूँ ग्राफ। तो जो रिएक्टेंट्स विद एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी जो थे वो क्या हो गए, कम। ग्रेडियंट ग्राफ देखो ब्लू ग्राफ का कम हो गया। इसी हाँ तरह जी। अब जो मॉडरेट एनर्जी वाले भी क्या हो गए, कम, वो पीछे मूव कम। कर गए इनटू लोअर एनर्जी। इस तरह ग्राफ की शेप ने शिफ्ट खाने, बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ठीक। तो बैकवर्ड एंड अप ग्राफ जाएगा लो टेम्परेचर पे। अब देख के बताओ जरा, मॉलिक्यूल्स विद हाई एनर्जी क्या हो गए अब पहले से, कम। कम। मॉलिक्यूल्स विद मॉडरेट एनर्जी भी क्या हो गए पहले से, कम। कम हो गया। अब ये सिर्फ आइडिया ग्राफ इसमें आता है, पीछे शिफ्ट खाया ग्राफ में। ठीक है, और जो वेरी लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स थे अब वो क्या हो गए, पहले इतने से थे, जब आपने ठंडा किया उसको लो टेम्परेचर पे लेके गए तो और मॉलिक्यूल्स आ गए जिनके पास लोअर देन वेरी लो एनर्जी है, वो बढ़ गए। क्लियर है। हाँ जी। तो ग्राफ ने किधर जाना है, बैकवर्ड्स एंड अप जाना है ग्राफ ने। ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास एट वेरी लो टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल दिस इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस, तो वो मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी लूज करते हैं। हाई एनर्जी वाले लूज करके मॉडरेट में दाखिल होंगे, मॉडरेट वाले लूज करके लोअर एनर्जी में दाखिल हो जाएंगे। तो ग्राफ की शेप पीछे जाएगी और ऊपर जाएगी। हाँ जी, पीछे जाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, अब टेम्परेचर ने एक्टिवेशन एनर्जी को छेड़ा नहीं। किसी भी ग्राफ में, एक्टिवेशन एनर्जी जैसी थी वैसी ही है। ठीक है, लेकिन अब आते हैं जरा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे आ गए। अब मैं छोटा छोटा बनाऊंगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। कैटलिस्ट
शेप को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो अपने पास लिख लो, डज नॉट चेंज शेप ऑफ द कर्व। या क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को तो नहीं डिस्टर्ब करता है ना वो ज्यादा कम कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं कि एक नया पाथ बना के दे जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो, लोअर हो। ठीक है, और एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होने की वजह से मेरे पास, आपके पास और अब्दुलरमान के पास इनफ एनर्जी आ गई थी कि अब हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते थे। ठीक है ना। तो एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द शेप ऑफ द ग्राफ या कर्व, शेप ऑफ द कर्व ओनली activation energy can will be lowered। ठीक है, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी मूव करेगी, ग्राफ नहीं मूव करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है एक, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उधर एनर्जी प्लॉट की हुई है। इनिशियली इस रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है दैट इज दिस मच। ठीक है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्टेंट रिएक्शन। ठीक है, ये एट 25 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। जब मैंने इसमें, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट। याद रहे एक्स एक्सिस में लेफ्ट टू राइट एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ी है कम हो रही है? बढ़ गया। बढ़ी है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट। जब आप कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या ग्राफ की शेप डिस्टर्ब होगी, ग्राफ ने मूव करना है हाँ जी। जब कैटलिस्ट यूज करेंगे, अभी लिखा। हाँ जी, कैटलिस्ट यूज करेंगे। जब कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्या ग्राफ मूव करेगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या मूव करेगी? एक्टिवेशन एनर्जी। यस, पुरानी वाली तो उधर ही रहेगी। आपके पास कैटलिस्ट आने की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है, ज्यादा हो जाती है? लोअर हो जाता। लोअर हो जाती है। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इस एनर्जी पे थी, अब जब आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी आ गई इस जगह पे। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो पहले बताओ, पहले जो मॉलिक्यूल्स थे जिनके पास एनर्जी ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कैसे थे? इतने। अब वो क्या हो गया? ज्यादा। अब ये सारे हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी के, जिनके पास इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी आ गई। ठीक है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए ना, उन मॉलिक्यूल्स ने अपनी एनर्जी तो नहीं चेंज की, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी जब कैटलिस्ट आया उसने लोअर की, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एंटर हो गए आपकी हाई एनर्जी सेक्शन में। ठीक है। ठीक है ना। तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जब हम सॉरी कैटलिस्ट यूज करते हैं तो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर जाती है, एक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का एरो आपने डॉटेड लाइन लगानी है जिसकी लोअर एक्टिवेशन एनर्जी हो, बस। पूरा ग्राफ की शेप वही रहेगी, टेम्परेचर तो चेंज किया ही नहीं है और कुछ भी चेंज नहीं किया, ग्राफ उसी तरह का उसी तरह रहेगा। सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी जब कैटलिस्ट आएगा तो वो एक लोअर एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी उसमें। कैटलिस्ट में आने की वजह से लोअर एक्टिवेशन एनर्जी आने की वजह से अब ज्यादा एरिया अंडर ग्राफ ऐसा है जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो हाई एनर्जी पे आ गए हैं, वो ज्यादा हो गए कंपेयर टू प्रीवियसली जिसमें सिर्फ ये पोर्शन था, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट से आगे वाले मॉलिक्यूल्स। अब उसमें ये पोर्शन भी ऐड हो गए, मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ हाँ गए जी। ना जिनके पास हाई एनर्जी है। जी। तो ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतने ही टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो सिंपली आपने जब भी वो बोले एक्टिवेशन एनर्जी का क्या अफेक्ट होगा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो आपने जाके कर्व पे एक और लाइन बनानी है, एक और लाइन बनानी है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि लोअर होनी चाहिए इस एक्टिवेशन एनर्जी से, जो विदाउट कैटलिस्ट है उससे पीछे आनी चाहिए। क्लियर है बात नहीं? हाँ जी। ठीक है। तो एक नोट लिख लेते हैं अपने पास, लास्ट नोट है, ये टेम्परेचर
will change the shape of curve. ठीक है, the temperature will change the shape of the curve but not activation energy. Catalyst will only change activation energy but not the shape of the curve. क्लियर है इतनी बात? हाँ इस जी। कर्व को आपको थोड़ा सा ऑल्टर करना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर। चलो।